नमस्कार, आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत। आप देख रहे हैं जिस टीवी। मैं हूं नेहा शुक्ला, लेकर हाजिर हूं आज की स्ट्रेट टॉक। तो बिहार में वोटर लिस्ट का एक फाइनल जो है लिस्ट वो आ चुकी है। एसआईआर कराया गया और कई सारे विवादों आरोपों के बीच अब लिस्ट जो है अब फाइनल रूप में आ गई है। हालांकि ये कहा गया है कि चुनाव की घोषणा से पहले तक जो है आवेदन मंजूर किए जाएंगे। चुनाव आयोग ने बड़ी दलीलें दी थी कि एसआईआर के पीछे उसका मुख्य मकसद है कि एक भी वोटर छूटने न पाए और एक भी ऐसा वोटर जिसे नहीं देना चाहिए, जो विदेशी नागरिक है, वो इस आयोजन में जो है शामिल ना होने पाए, यानी कि किसी का अधिकार छीनना ना जा सके। इसीलिए एसआईआर बहुत ज़रूरी है। लेकिन जो ड्राफ्ट लिस्ट के बाद नाम और काटे गए हैं, ये जो एक फाइनल लिस्ट आई है, इसमें साफ पता चलता है कि लगभग 68 लाख से अधिक मतदाताओं के नाम काटे गए हैं। लेकिन एक नई जानकारी ये है कि लगभग 21 लाख मतदाता नए जोड़े गए हैं। इसलिए कुछ फैक्ट्स आइए पहले आप दर्शकों के सामने रखें, उसके बाद इसको समझने की कोशिश करें कि अब ये जो फाइनल वोटर लिस्ट सामने आ गई है, इसे अलग अलग राजनीतिक दल कैसे देखते हैं। बिहार में एसआईआर में कटे कुल 68.66 लाख मतदाताओं के नाम। पहला जब काटे गए थे तो 65 लाख था, और अब जब ये सामने आया है, ये बता रहा है कि 68 लाख से भी ज़्यादा मतदाताओं के नाम इस पर चुनाव आयोग ने कैंची चला दी है, जो कि लगभग कुल वोटर्स का 6% ये संख्या बनाती है, कहा जा रहा है। हालांकि ये आधिकारिक रूप से नहीं बताया गया है चुनाव आयोग की तरफ से, लेकिन सूत्रों के हवाले से कुछ बहुत ही विश्वसनीय जो प्रकाशन है, जो अंग्रेजी के अखबार है, उन्होंने ये जानकारी दी है कि 99% नाम जो काटे गए हैं वो या तो मृत्यु, माइग्रेशन या डुप्लीकेशन की वजह से काटे गए हैं। यानी फिर एक बड़ा सवाल बना हुआ है कि वोटर लिस्ट जिसे आधार बनाया गया था कि सघन पुनरीक्षण इसलिए कराया जाना जरूरी है क्योंकि विदेशी नागरिक यहाँ घुसपैठिए के रूप में एक बड़ी संख्या में मौजूद हैं। तो बड़ा सवाल है कि जब 99% जो कटौती हुई है, इसमें नागरिकता कोई बहुत बड़ा कारण नहीं है, तो फिर घुसपैठिया कितने मिले, और चुनाव आयोग को ये जानकारी देनी चाहिए या नहीं देनी चाहिए। जो फाइनल वोटर लिस्ट है वो कहती है कि 7.42 करोड़ वोटर्स अब बिहार में विधानसभा चुनाव में अपने नेता का चयन करने जा रहे हैं। जो नए नाम जोड़े गए हैं वो 21,53,000 ये नए मतदाता इस लिस्ट में जोड़े गए हैं। और ये भी एक सूत्रों के हवाले से ही जानकारी दी गई है कि जो महिला मतदाताओं का फीसद है, अब वो पहले के मुकाबले, जो कि पहले था 47.75%, अब घटकर 47.15% हो गया है। तो क्या महिला वोटर्स की ये जो संख्या है, ये कुछ इशारा करती है। अकेले पटना जिले का एक आंकड़े हैं, ये 1,63,000 नए वोटर्स पटना जिले में जोड़े गए हैं। तो बड़ा सवाल यही है कि जितनी आक्रामकता चुनाव आयोग एसआईआर को लेकर जता रहा था, दिखा रहा था, सुप्रीम कोर्ट में ये मामला भी चल रहा है, उस आक्रामकता का ये जो नतीजा आया है फाइनल लिस्ट के रूप में, क्या उसका मकसद पूरा माना जाए। ये जो 68 लाख से अधिक मतदाता जिसके नाम काटे गए हैं, क्या यही एसआईआर का मकसद था और इसे पूरा कर लिया गया। हमारे साथ जुड़ चुके हैं वरिष्ठ पत्रकार सुनील शुक्ला और संदीप चौधरी जुड़े हैं, पॉलिटिकल एनालिस्ट। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। शुरुआत सुनील सर मैं आपसे करना चाहती हूँ। बहुत हंगामा हुआ एसआईआर को लेकर, सुप्रीम कोर्ट तक में दलीलें दी गई, विदेशी घुसपैठिया, और बिहार में बीजेपी की तमाम रैलियों में ये प्रमुख मुद्दा बन रहा था। लेकिन अब फाइनल लिस्ट आ गई है, तो इस फाइनल लिस्ट में पहले तो मैं चाहती हूँ कि आप अपनी टिप्पणी रखें। उसके बाद मैं ये ज़रूर समझना चाहूँगी कि बिहार में बीजेपी का एक बड़ा मुद्दा अब चुनाव आयोग की फाइनल लिस्ट से जो है वो छिन चुका है, या फिर अब ये मुद्दा ही नहीं रहा। जी धन्यवाद नेहा जी। नहीं, देखिए, भारतीय जनता पार्टी तो घुसपैठियों का मुद्दा बनाने का प्रयास करेगी ही करेगी जी। उसमें कोई ऐसा चुनाव किसी राज्य में नहीं हुआ जब घुसपैठियों की बात न करती है। जी। घुसपैठियों से कोई मतलब नहीं है। घुसपैठियों के नाम पर दो तरह के मतदाताओं को संबोधित करना, एक ऐसा मतदाता जो उनका अपना मतदाता, और एक ऐसा मतदाता जो उनके विरोध में मतदान करता। जी। एक धर्म विशेष के लोगों को टारगेट करने की एक कोशिश है और उसके नाम पर पोलराइजेशन करने की कोशिश है। जी। भारतीय जनता पार्टी ने घुसपैठियों का मुद्दा उठाया था झारखंड में भी। जी। ये संभव है। आप ये सोचिए ना कि
अगर किसी व्यक्ति के हमारे मोहल्ले में कोई ऐसा व्यक्ति आके रहने लगे जिसको मैं नहीं जानता, जिसको उस मोहल्ले का कोई व्यक्ति नहीं जानता, जी तो किसी भी राजनीतिक दल के पहले स्थानीय लोग खड़े होंगे कि भाई ये कौन है, कहां से आ गए। अगर उनकी भाषा, बोली, रहन सहन का तौर तरीका हमसे आपसे मेल नहीं खाता, जी क्या ऐसा कोई व्यक्ति मिला क्या? घुसपैठियों के नाम पर ही भारतीय जनता पार्टी एसआईआर का समर्थन कर रही थी। जी एक भी व्यक्ति का नाम अब तक जो अंतिम लिस्ट आई है उसमें बताया गया कि फला व्यक्ति है जो घुसपैठिया है या विदेशी ग्रुप को उसकी पहचान हुई है। जी सवाल है ना, ये भारतीय जनता पार्टी का एक राजनीतिक प्रोपेगेंडा है, अपने राजनीतिक, अपने दलीय लाभ के लिए। अब सवाल इस बात का है कि ये एसआईआर का मुद्दा बिहार में है। आपने एसआईआर को जब शुरू किया तो सबने कहा, ये मुख्य निर्वाचन आयुक्त ने क्या कहा था कि किसी भी गैर नागरिक को मतदाता सूची में रहने का अधिकार नहीं। जी जी बिल्कुल सही है, कोई से असहमत नहीं हो सकता। तो इस पूरी प्रक्रिया में आपने कितने गैर नागरिक की पहचान की और सबके सब लगभग 8 करोड़ मतदाताओं को आपने सड़क पे खड़ा कर दिया। जी कोई मतदाता ऐसा नहीं था जो इस प्रक्रिया से बच गया। तो अगर आपको कोई अभिलेख नहीं देना है तो 2023 की सूची में अगर आप रहे हैं, चाहे आपके माता पिता रहे हैं, तो आप 2023 की सूची में उसका स्कैन कॉपी लगाइए। जी पूरी की पूरी लिस्ट खत्म कर दी गई। तो आपने पूरी लिस्ट को खत्म कर दिया, सबको सड़क पे खड़ा कर दिया, तो स्वाभाविक सी बात है कि आपसे ये पूछा जाएगा कि आपने इसका हासिल क्या किया। जी और परिणाम आप देखिए कि 2 महीने के भीतर आप याद कीजिए कि मुख्य निर्वाचन आयुक्त ने क्या बयान दिया था, 2 करोड़ लोग के नाम कटे। उन्होंने ये कहा कि इतने लोग हैं जो इस हिसाब से, और उन्होंने कहा कि 2 करोड़, कम से कम 2 करोड़ लोगों के नाम कटे। पहली बार जब लिस्ट आई, जो ड्राफ्ट लिस्ट आई, उसमें 65 लाख लोगों के नाम कटे। जी उसका आधार जो उन्होंने बताया कि या तो उनकी मृत्यु हो गई, या वो अपना इलाका गांव छोड़ के चले गए, या 2 जगहों 3 जगहों पे उनके नाम, ये 3 कैटेगरी मुख्य उन्होंने बनाई। उस समय भी इनके एक भी प्रेस विज्ञप्ति में किसी घुसपैठिए का नाम नहीं आया या कोई संख्या भी नहीं बताई गई। जी आप जो 1 अगस्त को इनमें ड्राफ्ट लिस्ट आई है, उस ड्राफ्ट लिस्ट में ही लगभग 20 लाख मतदाताओं की संख्या बढ़ गई। जी बड़े पैमाने पर लोगों ने आपत्तियां दाखिल। तो आप ये सोचिए ना कि 2 महीने, एक तो यह एसआईआर बिल्कुल होना चाहिए जी, ऐसी कोई प्रक्रिया अपनाई जानी चाहिए जिसमें उन मतदाताओं के नाम चिन्हित किए जाएं जो अपने इलाके में नहीं रहते, उनका नाम पड़ा हुआ है, जी ठीक है, चलेगा कि उनका नाम कहीं ना कहीं हो। लेकिन सवाल यह, जो दिवंगत हो गए उनका नाम कट जाए, ये काम बीएलओ का है। बीएलओ घूमकर हर व्यक्ति 1200 मतदाताओं को उसमें जाना होता है, आसानी से जान सकता है अगर वो घर घर जाएगा तो। अगर आपने एसआईआर कराया तो इसका हासिल क्या है? और यहां से सोचिए यार, महाराष्ट्र के बारे में क्या जाता है कि 5 महीने में कई लाख मतदाता बढ़ गए थे, ये आरोप लगता है, कांग्रेस ने आरोप लगाया जी। यहाँ 2020 से 2024 के बीच में जो संख्या बढ़ी थी, वो संख्या लगभग 7.5 लाख की जी, 36 लाख मतदाता बढ़े थे। 2024 से लेकर 2020 का विधानसभा का चुनाव और 2024 का लोकसभा का चुनाव, जी बिहार राज्य में 36 लाख मतदाता बढ़े जी। और आज आप जब एसआईआर करा रहे हैं, जिसमें आपका उद्देश्य यह था कि बड़े पैमाने पर लोगों के नाम कटेंगे, 2020 के मतदाताओं की संख्या थी 7 करोड़ 36 लाख जी, जब विधानसभा का चुनाव हुआ, और आज जब आप फाइनल लिस्ट जारी कर रहे हैं तो उसमें मतदाताओं की संख्या है 7 करोड़ 42 लाख। जी जी। और आपने शुरू की इस बात के लिए किया था कि गैर भारतीयों को या गैर नागरिकों का नाम काटना। तो आप बिहार के लोगों को मिला क्या? जिनके नाम काटे गए हैं, आप उसके बाद ही पारदर्शिता नहीं है। पारदर्शिता यानी है कि आप जी जी, जो कारण और जो वजह बताई जा रही थी कि आपको वो जो 11 दस्तावेज देने पड़ेंगे, क्योंकि हम चाहते हैं कि सघन पुनरीक्षण हो, क्योंकि ये ना सिर्फ लोकतांत्रिक अधिकार की बात है बल्कि ये देश की सुरक्षा और जो संविधान है उसकी भी दुहाई दी जा रही थी। तो
कहने और करने और उसका जो नतीजा आया, इसमें ज़मीन आसमान का फ़र्क है। हमारे साथ संदीप चौधरी भी जुड़े हुए हैं। एक छोटा सा ब्रेक लूँगी, इसके साथ एक ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद जब लौटेंगे तो समझने की इसको और कोशिश करेंगे कि फिर अगर जिन नामों को काटा गया है, अगर उनका आधार सिटीजनशिप नहीं है और जो आधार बताया जा रहा है उसको कैसे और समझा जा सकता है, इसके तह तक कैसे जाया जा सकता है, कोशिश करेंगे एक छोटे से ब्रेक से लौटने के बाद। फिर से सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आप देख रहे हैं स्ट्रेट टॉक और बिहार में वोटर्स की फाइनल लिस्ट आ गई है और इसमें जितने मतदाताओं के नाम काटे गए हैं, ये कहा जा रहा है कि इसमें घुसपैठिया कोई आधार नहीं है, विदेशी नागरिकता कोई आधार नहीं है, बल्कि मृत्यु, माइग्रेशन और डुप्लीकेशन की वजह से नाम काटे गए हैं। और एक आंकड़ा सूत्रों के हवाले से आधिकारिक रूप से चुनाव आयोग ने कुछ विस्तृत जानकारियाँ शेयर नहीं की हैं, साझा नहीं की हैं, इसलिए कई सारे जो सवाल हैं वो अपनी जगह पर बने हुए हैं। सुप्रीम कोर्ट में मामला जो फाइनल बहस के लिए 7 अक्टूबर को सामने आने वाला है। खैर उससे पहले चुनाव आयोग की ये जो लिस्ट है, इस पर बहुत अलग अलग एंगल से, बिंदुओं से बहस चल रही है। हम भी कोशिश कर रहे हैं कि ये जो फाइनल लिस्ट है वो बिहार में चुनाव आयोग की भूमिका को किस तरीके से दर्शा रही है, उसकी पारदर्शिता पर जो सवाल बने हुए थे उस पर क्या ये लिस्ट जो है कुछ स्पष्टता लेकर आई है। हमारे साथ संदीप चौधरी बने हुए हैं। संदीप जी, पहली नज़र में आप इस लिस्ट को कैसे देखते हैं? एसआईआर का मकसद चुनाव आयोग ने पूरा कर लिया और क्योंकि सुनील सर ने ये कहा कि बीजेपी इस मुद्दे को भुनाने की कोशिश अब भी करेगी कि घुसपैठिया है और बिहार में लोगों के अधिकार पर डाका डाल रहा है और कहीं ना कहीं मुस्लिम समुदाय को घेरने की कोशिश बीजेपी करती रहेगी। संदीप जी, आप कैसे देख रहे हैं फाइनल वोटर लिस्ट? देखिए नेहा जी, पहले तो ये जो घुसपैठिया शब्द है ना, इसको आपको क्लियर कर दूं। घुसपैठिया के पीछे कहीं ना कहीं ये कहने की कोशिश की जाती है कि बांग्लादेशी देश में घुस रहे हैं या म्यांमार के लोग देश में घुस रहे हैं या पाकिस्तानी देश में घुस रहे हैं, जबकि कभी भी नेपाल के लोगों को ये तो कहा जाता है घुसपैठी हो सकते हैं, लेकिन नेपाल के लोगों को नहीं बताया जाता। और मैं आपको बता दूं, अमित शाह जी का पर्सनल पीए संदीप राणा नाम है, नेपाली है और काफी लंबे, जब वो राष्ट्रीय अध्यक्ष थे तब से उनके साथ काम कर रहा है। तो खैर ये एक अलग मामला है। जब बिहार के ऊपर बात कर रहे हैं, एसआईआर के ऊपर बात कर रहे हैं, एसआईआर बहुत जरूरी है, एसआईआर होना चाहिए और कोई भी गलत वोट है वो रुकना चाहिए, सही वोट जुड़ना चाहिए, ये मकसद होता है एसआईआर का। लेकिन फिर एसआईआर के ऊपर चर्चा क्यों हो रही है, इतनी उठापटक क्यों हो रही है, इसका असली चीज ये है, सुनील जी ने बहुत अच्छे से बताया भी है, मैं भी बता देता हूँ कि एसआईआर ठीक इलेक्शन से पहले होना, लोगों को समय ना मिलना सोचने समझने का, 65 लाख लोगों का वोट कट जाना। अब वोट किसके कटे हैं, किस आधार पे कटे हैं, उनके क्या सबूत हैं, वो सब चीजें क्लियर नहीं है। इसलिए देखिए संदेह बना रहेगा और उंगली लगातार चुनाव आयोग पे उठती रहेगी। नेहा जी, आप भी कंप्यूटर चलाती हैं, हम लोग भी कंप्यूटर चलाते हैं, टेक्नोलॉजी से जुड़े हुए लोग हैं। 65 लाख वोट कटना, 65 लाख को आप ये समझिए, अभी 68 लाख के भी पार चला गया, इसे कह सकते हैं कि 68 लाख 66। जी, मैं आपको बहुत मोटे मोटी सी चीजें आपको बता देता हूँ। 243 सीटें हैं, 243 सीटें में जो राजनीतिक लोग हैं वो जानते हैं कि भाई इतनी सीटें तो हमारी पक्की है, यहाँ से हमारा ये कैंडिडेट जीतने वाला है। जेडीयू जानती है यहाँ से हमारा ये कैंडिडेट जीतने वाला है, आरजेडी जानती है हमारा यहाँ से ये कैंडिडेट जीतने वाला है। कुछ सीटें कंफर्म होती हैं, लगभग कंफर्म होती हैं जी, लेकिन कुछ सीटें ऐसी होती है जिनमें डाउट होता है या जिन्हें हराकर और जिताकर चीजें बदली जा सकती हैं, सरकार बनाई जा सकती है जी। आप ये देखिए, जो चुनाव आयोग की लिस्ट है, जैसे आपके सामने लैपटॉप या कंप्यूटर जो भी रखा होगा, अगर आपके सामने कोई फाइल भी मिस हो जाती है तो आप उसमें ऐसा सर्च का ऑप्शन होता है, वहां जाकर आप डालेंगे, बस आपको ये याद होना चाहिए उस लिस्ट में या उस फाइल में संदीप चौधरी लिखा हुआ है, तो वो सारी फाइल जिनमें भी संदीप चौधरी लिखा होगा आपके सामने स्क्रीन पे आ जाएंगी जी। इसी तरीके से डाटा के अंदर अगर मुझे ये लगता है कि भाई मुझे मुस्लिम वोट नहीं पड़ता है, इतना राजनीति में सबको पता रहता है कि मुझे क्रिश्चियन वोट पड़ता है या नहीं पड़ता है, मुझे पंडितों का वोट मिलता है या नहीं मिलता है, मुझे सिखों का वोट मिलता है या नहीं मिलता है, मुझे मुस्लिमों का वोट मिलता है या नहीं मिलता है, मुझे जैनियों का वोट मिलता है या नहीं मिलता है, ये राजनीतिक लोग और राजनीतिक पार्टियां सब जानती हैं, अच्छे से जानती हैं। और अगर मुझे ये लगता है कि
ज्यादातर जो सीटें जीती जाती हैं नेहा जी, वो जी। 5,000, 3,000, 2,000, 2,500 से ऐसे जीती जाती हैं। तो आप ये देखिए 65 लाख वोट कटा है। अगर विधानसभा वाइज मुझे लगता है कि इस सीट पे जो मुस्लिम वोट है, अगर मैं मोहम्मद लिख दूं पीछे, या जी। मैं खान लिख दूं, या मैं हुसैन लिख दूं और अपनी स्क्रीन उसमें कंप्यूटर में सिस्टम में जाके सर्च मारूंगा, तो जी। वो सारे लोग मेरे सामने आ जाएंगे वो लिस्ट। और सेलेक्ट करने में सेकंड लगती है और डिलीट मारने में भी सेकंड ही लगती है। जी। 2 सेकंड के अंदर मैं चाहूं तो जितने भी थे वो खान, हुसैन या यादव, उनको मैं डिलीट मार सकता हूं। समझते हैं आप बात को? और ज्यादा नहीं करना है मुझे। हर सीट से 5-5 हजार लोग भी अगर मैं हटा दूं और मैं 50 सीटों से भी हटा दूं जिन पे आरजेडी जीतती है या दूसरे दल जीतते हैं, तो आप समझ सकते हैं पूरे चुनाव बदल जाएगा। ये चीजें होना कि भाई बाहर से आकर वोटर जुड़ रहे हैं, वो सब कुछ नहीं है। कि महाराष्ट्र से आके जुड़ेंगे, केरला से आके जुड़ेंगे, वो सब चीजें तो ठीक है, चलती है राजनीति में आरोप प्रत्यारोप, लेकिन हकीकत को हमें टेक्निकली समझना पड़ेगा। जी। आप अपने सिस्टम से 1 मिनट में जितने भी संदीप होंगे, जितने भी सुनील होंगे, सबको डिलीट मार सकती है अगर कोई लिस्ट आपके पास हो, कोई डेटा आपके पास हो। तो चुनाव आयोग के पास डेटा है। और अनिल मसीह जैसे आपको बहुत बड़ी फौज की जरूरत नहीं है। अनिल मसीह जैसे आप 10 लोग रख लीजिए, 10 लोग आपको चुनाव जिता सकते हैं। तो जी। मेरा कहने का मतलब ये है, एसआईआर पर उंगली नहीं उठेगी, चुनाव आयोग पर उंगली नहीं उठेगी अगर चुनाव फेयर होता है। अगर चुनाव फेयर नहीं होता है, रिजल्ट चौंकाने वाले आते हैं, तो आप समझिए खेला हो गया। जी, यानी कि अभी लिस्ट के ऊपर जो है अभी साफ साफ कहा नहीं जा सकता कि चुनाव आयोग खेला कर रहा है बिहार में कि नहीं। सुनील सर क्या नेहा जी इसलिए नहीं कहा जा सकता क्योंकि कोई सबूत नहीं दिए गए या वो कंफर्मेशन नहीं दी गई कि इस व्यक्ति का नाम, संदीप चौधरी का नाम, इस वजह से काटा गया। जी, लेकिन चुनाव आयोग ने अपने बयान में कहा है कि अगर किसी को इस लिस्ट से आपत्ति है तो वो पहली अपील डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट और जो दूसरी अपील है वो सीईओ यानी कि चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर के सामने दर्ज करा सकता है। सुनील सर, इस स्टेटमेंट का क्या मायने निकाले फिर हमारे दर्शक कि बिहार के मतदाताओं को अगर आपत्ति है इस फाइनल वोटर लिस्ट से तो उनको 2 बारी शिकायत का मौका दिया जाता है, लेकिन बात तो ये आ रही है कि अक्टूबर 1 तारीख पर हम बहस कर रहे हैं, 30 सितंबर को ये फाइनल वोटर लिस्ट आई है और ये कहा जा रहा है कि 10 अक्टूबर तक तो शायद चुनाव का ऐलान भी हो जाए। क्या इतना समय काफ़ी है आपत्तियों के लिए? जी। सवाल है कि इसकी जरूरत ही क्यों पड़े। जी। आप ये कह दे रहे हैं कि साहब आपको आप अपनी आपत्ति दर्ज कर सकते हैं। जी। एक योग्य मतदाता को जो जो एलिजिबल है मतदाता सूची में शामिल होने के लिए, उसको इस तरह की अपील की आवश्यकता ही क्यों पड़े? जी। आपने क्या कहा था कि बीएलओ घर घर जाएगा, जी। घर घर जा करके मतदाताओं की पहचान करेगा और उसके आधार पे उनका नाम मतदाता सूची में दर्ज करेगा, ये अभिलेख लेगा उनसे। जी। अगर मतदाता पहली बात है कि अगर बीएलओ घर घर जाएगा तो उस फिर इस तरह की अपील की आवश्यकता क्यों पड़ेगी? जी। दूसरी चीज, इस जो मतदाता सूची आई है इसमें क्या पारदर्शिता है? आपने ये कहा कि 69 लाख मतदाताओं के नाम कट गए। जी। ये 69 लाख मतदाता कौन है इसकी सूची किसी के पास नहीं है। जी। आपने बता दिया कि ये 69 लाख लोग हैं जो या तो दिवंगत हो गए हैं, इसमें ये भी नहीं पता है कि महिला कितने हैं, पुरुष कितने हैं। जी। अरे वाले नहीं भाई, तो वही मैं आपसे कह रहा हूं ना। जी। तो आप पहले तो ये बताना चाहिए कि ये मतदाता कौन कौन से मतदाता है। उन मतदाताओं का नाम आपको डिस्प्ले करना चाहिए। जी। और क्या आप सामूहिक रूप से वोटर लिस्ट देख सकते हैं? एक एक व्यक्ति अपना नाम खोज रहा है और उसके सामने समस्या कितनी बड़ी है कि उस आपका जो पुराना इपिक नंबर है वो बदल गया क्योंकि खत्म समाप्त कर दिया गया। नया इपिक नंबर अभी आपको जारी नहीं हुआ। अब अपने नाम से तलाशिए। संदीप चौधरी अपने पोलिंग बूथ पे जाएं और वहां देखें कि मेरा नाम है कि नहीं है। और उसके बाद अगर इनका नंबर चेंज हो गया, पोलिंग बूथ चेंज हो गई, तो फिर सब पोलिंग बूथ देखना शुरू करेंगे। जी, ये भी तो समस्या है कि पोलिंग बूथ ही चेंज हो जाता है। तेजस्वी के साथ यही हुआ, तेजस्वी यादव के साथ। मेरा खुद 2024 के लोकसभा के चुनाव में मैंने किसी एक पोलिंग सेंटर पे वोट देने गया था और उसके पहले विधानसभा के चुनाव में किसी और पोलिंग सेंटर मुझे जाना पड़ा। मेरा पोलिंग सेंटर अलग, मेरे भाई के पोलिंग सेंटर अलग।
सवाल ये स्थिति है। तो अब मेरा तो सवाल ये है ये कि इस अगर पूरी प्रक्रिया में मुझे ऐसा लगता है कि मतदान की प्रक्रिया से मतदाताओं को हतोत्साहित करने की नीयत दिखती है चुनाव आयोग की। बहुत बड़ी जो है ये जो अपारदर्शिता और इससे जुड़ी जो एक ये सीरियस किस्म का जो एक आरोप है चुनाव आयोग पर लग रहा है और ये दिख भी रहा है। एक ब्रेक लूंगी मैं इससे पहले कि इन सवालों को थोड़ा और तह तक जाने की कोशिश किया जाए। एक ब्रेक के बाद लौटते हैं। फिर से सभी दर्शकों का स्वागत है। संदीप जी के पास चलते हैं। संदीप जी, अब क्या लगता है कि ये भी एक आरोप था कि एनआरसी लागू करने की कोशिश करना चाहती है बीजेपी और इसीलिए एसआईआर जो है आनन फानन में इस तरीके से मतदाताओं पर जो है थोपा जा रहा है जिसकी ज़रूरत ही नहीं है। जनवरी में ही एसएसआर होता है, उसके बाद जून में कहा जाता है कि सघन पुनरीक्षण होगा, वो भी उस समय जब मानसून की त्रासदी से बिहार जूझ रहा था और अब तो त्योहारों का मौसम शुरू हो गया है। तो आपत्तियों और उसके बाद जिनके नाम काटे गए हैं अब उनके पास क्या रास्ता बचा है? सुप्रीम कोर्ट में मामला चल रहा है। ऐसे में एनआरसी को लेकर आप क्या देख पा रहे हैं कि एनआरसी का जो मुद्दा है ये कितना इस लिस्ट से जो है स्थापित हो पा रहा है पक्ष में भी और विपक्ष में भी बीजेपी के? जी नेहा जी, चाहे आप एनआरसी की बात कर लीजिए, चाहे सीएए की बात कर लीजिए, चाहे आप प्रवासी की बात कर लीजिए, चाहे आप घुसपैठियों की बात कर लीजिए, ये नाम अलग अलग हैं, मकसद सबका एक ही है। मकसद सबका चुनाव का हिंदू मुस्लिम का रंग देने का है, इससे कोई इनकार नहीं कर सकता। सुनील जी बैठे हैं, ये भी इस चीज को आपको बता सकते हैं। पूरा इलेक्शन पोलराइज करने के ऊपर है, कहीं ना कहीं दूसरी पार्टियों को ये दिखाने के ऊपर है कि ये केवल मुस्लिम्स की बात करते हैं, ये मुस्लिम्स की सरकार लेकर के आ जाएंगे, आपका मंगलसूत्र छीन लेंगे, आपकी प्रॉपर्टी खतरे में आ जाएगी और आप सेफ नहीं रहेंगे, आपके घरों में घुस जाएंगे। और अगर बीजेपी की सरकार बनती रहेगी तो ये देशभक्त सरकार है, ये आपको विश्व गुरु भी बना देगी, ये आपको दुनिया में नंबर 1 भी बना देगी। हम पाकिस्तान को भी मारेंगे, हम चीन को भी मारेंगे, हम अमेरिका को भी मारेंगे। इस चीज को जनता को समझना पड़ेगा, हकीकत को जनता को समझना पड़ेगा। क्या जनता और जब तक जी ये नहीं संदीप जी इसमें लेट मी कंप्लीट जी संदीप जी इसमें क्या जब तक वोटर ये नहीं समझेगा कि मेरे परदादा किस रास्ते पर थे, मेरे दादा किस रास्ते पर थे, मेरे पिताजी किस रास्ते पर थे, तब तक हमारी ये जो नई जनरेशन है या सोशल मीडिया से चल रही है या फेसबुक व्हाट्सएप से चल रही है, वही इनका दिमाग काम कर रहा है, सारा दिन नेट पर है, तो पूरी तरीके से कंफ्यूज है। इनको जो दिखाया जाता है, जैसा दिखाया जाता है वैसा ही माइंड मेकअप हो जाता है। तो ये चीजें हमें देखनी पड़ेंगी। हकीकत में जो ज्ञान था, जो किताबों से मिलता था, जो प्रैक्टिकल था, उससे लोग कहीं ना कहीं दूर हो रहे हैं और गलत डिसीजन ले रहे हैं। संदीप जी, वोट चोरी का मुद्दा अब इस फाइनल लिस्ट के बाद कहां खड़ा है? देखिए, वोट चोरी का मुद्दा अपने आप में एक बड़ा मुद्दा है नेहा जी। जब वोट चोरी की बात हुई तभी चुनाव आयोग गिरा, लगातार गिरा है और आपने देखा है कई जगह के नतीजे बड़े चौंकाने वाले आए हैं। आपने वो चीजें भी देखी है किस तरीके से चंडीगढ़ में सरकार बनाई गई, आपने अभी पानीपत का भी मामला देखा था। और आप एक चीज भी यकीन मानिए, जो हाइड्रोजन बम की बात की जाती है ना, अगर उचाना का चुनाव जो चौधरी वीरेंद्र सिंह के बेटे हैं, जो आईएएस अधिकारी थे, पिछली बार बीजेपी से सांसद भी रहे हैं और अभी वो कुल 32 वोटों से चुनाव हारे हैं और करीब 250 वोट जो बैलेट पेपर की वोट थी वो कैंसिल की गई है। ये किसी भी संवैधानिक तरीके से ये उचित नहीं है। अगर वो चुनाव जीत जाते हैं, मामला कोर्ट में है और लगभग फाइनल पर इस हाइड्रोजन बम की तो जी हाइड्रोजन बम कब फूटेगा इंतजार किया जा रहा है। नॉर्थ अमेरिका गए हैं राहुल गांधी, वो कब फोड़ेगा चुनाव में? नेहा जी, अगर उचाना का चुनाव बदल जाता है, वहां पर जो देवेंद्र अत्री हैं, अगर वो चुनाव हार जाते हैं और ब्रिजेंद्र सिंह जो चुनाव हारे हुए हैं 32 वोट से, वो चुनाव जीत जाते हैं, तो मुझे लगता है ये हाइड्रोजन बम नहीं, ये परमाणु बम साबित होगा हिंदुस्तान के इतिहास में। और हमारे जो चुनाव आयोग है, जिस पर अभी तक केवल उंगली उठ रही है, मुझे लग रहा है वो रसतल में चला जाएगा। बिल्कुल, मैं यही सवाल सुनील सर आपसे भी समझना चाहूंगी। हाइड्रोजन बम क्या ये फाइनल लिस्ट जब आई है इसके बाद अब ये फोड़ा जाएगा? क्योंकि फाइनल लिस्ट पर जो किंतु परंतु हैं अब उठ ही रहे हैं और जो संदीप जी ने एक हरियाणा की सीट का उचाना का जो यहाँ पर नमूना पेश किया है। सुनील सर, राहुल गांधी तो इस वक्त विदेश यात्रा पर हैं और अब पीछे से उनके आ गया है
फाइनल वोटर लिस्ट। वोट चोरी का मुद्दा उन्होंने ही उठाया। हालांकि महागठबंधन बिहार में वोट चोरी का मुद्दा जन जन तक लगातार पहुंचा रहा है और जो उनके समर्थक हैं वो भी पहुंचा रहे हैं। लेकिन अब ये फाइनल लिस्ट आ गई है, 7 अक्टूबर को बहस भी होने वाली है सुप्रीम कोर्ट में। आप इस समय को कैसे देख पा रहे हैं वोट चोरी मुद्दे के लिए? नहीं, वोट चोरी का मुद्दा तो प्रभावी है जी। और अगर आप एक कल्पना कीजिए कि वोट चोरी के मुद्दे को अगर इंडिया दल समूह के लोग सड़कों पर और न्यायालयों में न लड़े होते और सर्वोच्च न्यायालय ने आधार कार्ड को इसमें शामिल करने का आदेश न दिया होता तो आप कल्पना कर लीजिए कितने लोगों का नाम कटते। सवाल यह है कि किस तरह के डॉक्यूमेंट आप मांगे जा रहे थे। यह जो आपको 69 लाख लोगों का नाम अभी तक कटा है, पता नहीं कितने 69 लाख कटे हो, क्योंकि एक ऐसा अभिलेख आधार कार्ड है जो लगभग सबके पास है। तो आपको लगता है कि विपक्ष की कोशिशों की वजह से, सुप्रीम कोर्ट की जो है आदेश की वजह से बहुत सारे जो मतदाता हैं उनका लिस्ट में नाम बना रह पाया? जी बिल्कुल वही है। अगर बाद में तो सर्वोच्च निर्वाचन आयोग ने भी अपने में सुधार किया, वंशावलियों के आधार पर लोगों के नाम जोड़े, वहां के स्थानीय बीएलओज ने वंशावलियां तैयार कराई अब लोगों से पूछ करके जी। फिर आगे आते आते इन्होंने ईपिक को भी स्वीकार करना शुरू किया, सर्वोच्च न्यायालय के डर से या जो जन दबाव था जी, जन दबाव के कारण ही इन्होंने ईपिक को स्वीकार किया। ईपिक तो सर्वोच्च न्यायालय में स्वीकार करने के लिए नहीं तैयार थे। वंशावली कहा इन्होंने 11 अभिलेखों में शामिल रखा था जी। ये मांग रहे थे अब आपके पिताजी का जन्म प्रमाण पत्र, जन्म स्थान का प्रमाण पत्र कौन दे देगा? हमारे आपके पास किसी के पास है क्या? जी। ये अजीब तरह के जो अभिलेख मांगे जा रहे थे जो सरकार जारी नहीं करती। कौन सा प्रमाण पत्र है जिसको भारत सरकार कानूनन नागरिकता का प्रमाण पत्र मानती है? कोई हमारे यहाँ नागरिकता का प्रमाण पत्र नहीं होता। जी जी। और एक सार्वभौमिक मतदाता बनने की प्रक्रिया हमारे संविधान में हमको दी हुई है और उस पर हर व्यक्ति को आप संदेह के घेरे में खड़ा कर दीजिए। ये बड़ा सवाल था। लेकिन मेरा मानना है कि वोट चोरी का मुद्दा बिहार में रहेगा और यह एक ऐसा विषय है लोगों के मन में कि चुनाव को प्रभावित करने की कोशिश की गई है। अभी भी 69 लाख लोगों के नाम जो काटे गए हैं उन पे सवाल पैदा होंगे कि कौन लोग इनको तत्काल को नहीं बताया जा रहा है। जी। आप ये तो बता रहे हैं कि पटना में 1,63,000 लोगों के नाम जुड़ गए, काटे कितने? पर 2 दिन हो गए, 30 तारीख को ये लिस्ट आती है शाम को, पूरा दिन गुजर जाता है, रात गुजर जाती है और उसके बाद भी जो है कुछ किसी आधिकारिक तौर पर। जी नेहा जी, 2024 के लोकसभा के चुनाव में पटना में मतदाता कितने थे? जी। आप जो 1,63,000 बढ़े हुए लोगों की बात बता रहे हैं वो मतदाता जो डाक क्लिप से आगे बढ़े हैं। कट्टे कितने लोगों के हैं ये तो बात ही नहीं कर रहे हैं जी। आप ये बताइए ना कि अररिया में कितने लोगों के नाम कटे हैं, आप बताइए कि पूर्णिया में कितने लोगों के नाम कटे हैं। जी। सवाल यह है कि जो संवेदनशील जिले रहे हैं वहां पे स्थिति किस तरह की बनी जी। यह इसलिए भी बात महत्वपूर्ण है जब यह अभिलेख सामने आए कि भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने हजारों की संख्या में नाम कटवाने के लिए आवेदन दिए। ढाका विधानसभा क्षेत्र का प्रकरण सबके सामने है कि 80,000 लोगों के नाम काटने का आवेदन दिया गया बीजेपी के पैड पर। जी। तो यह ऐसे विषय है कि जिनके कारण से लोगों के अगर नाम काटे गए नामों का पारदर्शी तरीके से स्पष्टीकरण नहीं दिया जाता तो इस फाइनल लिस्ट को लेकर के भी लोगों के मन में संदेह होंगे और वोट चोरी का लगने वाला आरोप पूरी तरह से खत्म नहीं होगा बल्कि और गंभीर होता जाएगा। निर्वाचन आयोग की जिम्मेदारी है कि चुनाव की प्रक्रिया को लेकर के उठ रहे संदेहों को वो अपनी गतिविधियों से खत्म करने की कोशिश करे। चुनाव संदेहों से परे होने चाहिए, आलोचनाओं से परे होने चाहिए और यह सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी निर्वाचन आयोग की है। जी। अब तक जो निर्वाचन आयोग पिछले कई सालों से जो गतिविधियां हैं उसको लेकर के लोगों के मन में संदेह हो रहे हैं और उन संदेहों को दूर करने की जिम्मेदारी निर्वाचन आयोग पर है। आप पूरी प्रक्रिया को देखिए कि अगर सर्वोच्च न्यायालय का दबाव न होता, लोग सड़कों पर नहीं निकले होते इस मताधिकार को बचाए रखने के लिए, क्या स्थितियां बनती कि जो छूट दी गई, जो अभिलेख स्वीकार किए जाने लगे, उसका परिणाम है कि इतने बड़ी संख्या में केवल 69 लाख कटे। नहीं जो बात 2 करोड़ लोगों की बात कही जा रही थी वो आपको दिखाई पड़ता। लेकिन अभी भी 3 करोड़ तक की आशंका जताई जा रही थी कि नाम शायद काटे जा सकते हैं। जी। नहीं, आशंका नहीं, खुद कहा था मुख्य निर्वाचन आयुक्त ने कि 2 करोड़ लोगों के नाम कटेंगे। जी। अब उनका बयान याद कीजिए। जी। मुख्य निर्वाचन आयुक्त का यह बयान है कि 2 करोड़ लोगों के नाम काटे जाएंगे कम से कम।
सवाल यह है कि अगर आप बता रहे हैं कि किसी एक का नाम इसलिए कट गया कि वो दिवंगत हो गए, प्रमाण देना पड़ेगा आपको जी। आप कहते हैं कि माइग्रेट करके कहां गए, ये आपको बताना पड़ेगा आपको। आप दो लोगों के नाम, अगर संदीप चौधरी का नाम बक्सर जिले के किसी विधानसभा क्षेत्र में है और ये माइग्रेट कर गए तो कहां गए तो बताइए आप जी। तो किसी को कह दीजिए कि साहब फला माइग्रेट कर गए। उस व्यक्ति, उस भारतीय नागरिक का नाम कहीं ना कहीं तो मतदाता सूची में होना चाहिए। जी जी बिल्कुल। ये बड़ी एक ऐसी प्रक्रिया अपनाई जाए जो संदेश से परे। यह जिम्मेदारी निर्वाचन आयोग की है और फाइनल लिस्ट को लेकर के भी अभी इस आशंकाओं को, इन आलोचनाओं को निर्वाचन आयोग को दूर करना होगा, जो भी करते हुए दिखाई नहीं पड़ रहा है। जी बिल्कुल। और ये भी बिहार जैसे राज्य में जहां पर जातिगत सर्वे नीतीश कुमार की सरकार ने कराया और उससे भी मेल खाता हुआ, या फिर उसकी जो सरकारी जो दस्तावेज हैं उससे भी मेल खाता हुआ ये वोटर लिस्ट जो है या फिर उसके आंकड़े नज़र नहीं आते। एक छोटा सा ब्रेक लूँगी, उसके बाद हमारे साथ संदीप चौधरी भी जुड़े हुए हैं। इस बातचीत को आगे बढ़ाएंगे ब्रेक से लौटने के बाद। फिर से सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। आप देख रहे हैं स्ट्रेट टॉक और सीधे चलते हैं संदीप चौधरी के पास। संदीप जी, चुनाव आयोग की भूमिका पर शुरुआत से ही संदेह है। कुछ पूर्व चुनाव आयुक्तों ने भी सवाल खड़े किए कि अगर गंभीर किस्म के आरोप हैं तो चुनाव आयोग को पहले जो आरोप लगा रहा है उसके खिलाफ जो है आरोपों में नहीं बल्कि जांच पर जो है अपनी तत्परता दिखानी चाहिए। जब पुनरीक्षण हुआ तब भी चुनाव आयोग ने किसी किस्म का जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की, और अब जब फाइनल लिस्ट आ गई है तो भी किसी किस्म की जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की। आप इसे कैसे देख रहे हैं कि क्या चुनाव आयोग अभी भी, हालांकि सुनील सर कह रहे हैं कि विपक्ष के दबाव का, सुप्रीम कोर्ट के आदेश का असर हुआ और जितने ज़्यादा संख्या में मतदाताओं के नाम काटे जाने चाहिए थे उतने नहीं कटे हैं, लेकिन फिर भी कटे तो हैं 68,66,000, एक बड़ी संख्या है। हालांकि नए नाम भी जोड़े गए हैं 21,53,000। लेकिन मैं ये समझना चाहती हूँ कि चुनाव आयोग की जो भूमिका जिस पर सवाल बना हुआ है, ये भूमिका बिहार में चुनाव की दिशा या दशा बदल सकती है क्या? लेकिन ये जी बिल्कुल चुनाव आयोग पूरी दिशा भी और दशा भी और सरकार भी बदलने और बनाने का दम रखता है, इसमें कोई दो राय नहीं। ये सवाल बहुत खड़ा होता है कि चुनाव आयोग पर उंगली क्यों उठती है। देखिए, चुनाव आयोग पर उंगली इसलिए उठती है नेहा जी, जिस व्यक्ति को जिम्मेदारी दी जाती है उसको आप इतना मजबूत नहीं कर सकते कि आपके ऊपर कोई केस नहीं हो सकता। आप चुनाव आयुक्त को बिल्कुल सुरक्षित कर देते हैं कि आप कुछ भी करेंगे, कितनी भी बड़ी गलती करेंगे, आपको कोई चैलेंज नहीं कर सकता। तो सबसे पहले तो यहाँ से सवाल खड़े होते हैं। अदरवाइज चीज ये है, नियम ये है, संविधान ये कहता है कि नेहा जी को हम पावर देते हैं कि देश में चीजें अच्छी हो, लेकिन अगर गलत होगी तो नेहा जी को कोर्ट में घसीटा जा सकता है, खींचा जा सकता है, आपको सजा हो सकती है। लेकिन हमारे यहाँ बिल्कुल उल्टा हुआ है, तो इन चीजों से सवाल खड़े होते हैं। फिर ऐसे व्यक्ति को सिलेक्ट किया जाता है जो पूर्व राजनेताओं के साथ में काम कर चुके हैं, लंबे समय तक काम कर चुके हैं। दूसरा ये चीजें आती है। तीसरी ये चीजें आती है कि अनिल मसीह को कोई सजा नहीं दी गई है। सरकार बनाने का समझिए आप कितना बड़ा पाप है, कितना घिनौना कृत्य है कि एक गलत तरीके से सरकार बना दी जाती है, लोगों के वोट कैंसिल कर दिए जाते हैं। उसके बाद आपने पानीपत वाला मामला देखा, उसमें जो जिम्मेदार पीठासीन अधिकारी थे, क्या उनको अभी तक कोई सजा हुई? कोई सजा नहीं, किसी एसडीएम को कोई सजा नहीं हुई, किसी को नहीं हुई। तो सबसे बड़ी चीजें ये है, अगर दोषी लोगों को सजा होती, कोई ऐसा नियम होता तो मेरे ख्याल से हम बिलीव करते। लेकिन हम अपने नियर डियर को बैठाएं, उनको जिम्मेदारी दें, वो उस हिसाब से काम करते रहे। जब उनको कहा जाए चुनाव वो आचार संहिता लगानी है तब आचार संहिता लगे, जिस दिन मेरी रैली होगी उसके बाद सारी चीजें अगर प्लान की जाने लगी तो सुनील जी ने बहुत अच्छे से सारी चीजें बताई हैं। तो देखिए, चुनाव आयोग गिरेगा, चुनाव आयोग पर उंगली उठेगी, और जब तक चीजें फेयर नहीं होगी, हरियाणा का उदाहरण सबके सामने है, जिसे राजनीति की एबीसीडी भी नहीं पता था, उसको भी लगता था, क्योंकि ना शिक्षा के क्षेत्र में काम हुआ था, ना प्रशासन के क्षेत्र में सही से काम हुआ था, ना सुरक्षा के क्षेत्र में काम हुआ था। इवन खट्टर साहब को फेलियर होने की वजह से बदलना पड़ा, उसके बाद भी बीजेपी की सरकार बनती है। तो देखिए, सवाल तो खड़े हो। मैं एक सवाल कांग्रेस से संबंधित लेना चाहूंगी सुनील सर से। सुनील सर, कांग्रेस लगातार चुनाव आयोग को घेरती रही है, एक फाइनल लिस्ट आ जाती है लेकिन कांग्रेस भी नदारद,
कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस तो कांग्रेस को भी करनी चाहिए इस लिस्ट को लेकर। जो सवाल जुड़ते हैं, कांग्रेस को उन सवालों को बिहार के मतदाताओं को, देश के नागरिकों के सामने रखना चाहिए, क्योंकि यही बिहार का हवाला दिया जा रहा है और इसी SIR को चुनाव आयोग पूरे देश में लागू करना चाहता है, पूरे देश में कराना चाहता है। जी नहीं तो किसने कहा कि कांग्रेस की प्रतिक्रिया नहीं आई? बिहार कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष राजेश राम साहब का बयान आया है जी। उन्होंने कहा है कि ये उनके इंडिया दल समूह के आंदोलन का परिणाम है कि नहीं, स्टेटमेंट्स तो आए हैं सुनील सर, स्टेटमेंट्स तो बहुत से कांग्रेस प्रवक्ताओं के। उन्होंने कहा है कि मतदाता सूची का हम अध्ययन करेंगे और इस पर बहुत डिटेल बात करेंगे। जी, उन्होंने उस पे ऐसा नहीं कि उन्होंने मेरा सवाल इसीलिए है क्योंकि योगेंद्र यादव जो इस मामले में खुद भी याचिकाकर्ता भी हैं, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में बहस भी रखी थी, तार्किक बहस रखी थी, जिसका सुप्रीम कोर्ट ने जो है बहुत ही प्रशंसा भी की थी। उन्होंने कहा कि जब 1 सितंबर तक 16.93 लाख यानी कि 16,93,000 फॉर्म 6 जो है न्यू फॉर्म 6 रिसीव हुए थे, लेकिन उसके बाद जब फाइनल डेटा आता है तो उसमें 21,53,000 नए मतदाता जुड़ते हैं। तो ये जो 4.5 लाख नए वोटर हैं, इसका मतलब सितंबर 1 के बाद भी ये नए फॉर्म 6 जो है रिसीव किए जा रहे थे, या फिर ये कौन से नए नाम हैं? तो ये जब डेटा योगेंद्र यादव रख सकते हैं तो फिर कांग्रेस के भी जो लोग हैं, जो नेता हैं, इसके पीछे लगे हुए हैं, चुनाव आयोग की जो कार्यशैली है उसकी एक एक बात नागरिकों तक पहुंचा रहे हैं, तो फिर सवाल और जवाबदेही तो कांग्रेस की भी बनती है। जी बिल्कुल बनती है, और कांग्रेस ने कहा है कि वो मतदाता सूची का अध्ययन करके उसके सही पक्षों को लेकर के लोगों के बीच में आएगी। जी, उसने इस मतदाता सूची को स्वीकार कर लिया ऐसा नहीं है। जी, उन्होंने कहा है कि आप लिस्ट लेकर के आए, हम इसका परीक्षण करेंगे और उसके बाद हम आप लोगों के सामने तथ्य रखेंगे। जी, अगर 69, सबसे बड़ा सवाल तो यही है जिसको हम आप भी कर रहे हैं, सब लोग कर रहे हैं कि ये 69 लाख लोग कौन लोग हैं, किन किन विधानसभा क्षेत्रों से, किस किस पोलिंग बूथ से आपने लोगों के नाम काटे हैं। जी, ये नियम है कि जिनके नाम, जो मतदाता सूची में नाम रहेगा, जो नाम कटेंगे, उनको पोलिंग बूथ पे डिस्प्ले किया जाना चाहिए। उसको जी, जी, सार्वजनिक रूप से उसको डिस्प्ले करना चाहिए कि इन लोगों के नाम कट गए। क्यों नहीं करेंगे? सवाल इस बात का पहला तो सबसे बड़ा सवाल यही है, जो पारदर्शिता का सवाल। बिल्कुल, बिल्कुल, इसलिए महत्वपूर्ण है। और आपको ये बताना पड़ेगा कि जिन लोगों के नाम आपने काटे उनका अलग अलग, आप ये मत बता दीजिए कि साहब मुख्यतः 3 ही कारणों के आधार पर, दिवंगत होने के नाते, माइग्रेट करने के नाते, या अनेक स्थानों पर नाम होने के नाते ये नाम काटे गए हैं। इस घनिष्ठ नाम कब चले, कितने लोग दिवंगत हुए, कौन कौन लोग हैं वो, एक एक वोट का हिसाब होना चाहिए। लोकतंत्र का मतलब नहीं कि आप थोक के भाव की बात करेंगे। बिल्कुल, बिल्कुल, एक एक मतदाता का हिसाब होना चाहिए, एक एक प्रक्रिया का हिसाब पारदर्शी तरीके से होना चाहिए, और तब लोग को आप विश्वास में रख सकते हैं। इस पूरी प्रक्रिया पर जिस तरह के संदेह पैदा हुए हैं, इसलिए जरूरी हो जाता है। तो मुझे लगता है कि कांग्रेस ही नहीं, पूरा इंडिया दल समूह इस पर अपनी प्रतिक्रिया देगा और दे रहा है। तीनों महागठबंधन के जो 3 प्रमुख घटक हैं, तीनों ने प्रतिक्रिया दी है। आरजेडी ने दिया है, कांग्रेस ने दिया है, और माले के लोगों ने भी दिया है कि हम अभी इसका परीक्षण करेंगे। और निर्वाचन आयोग ने कहा भी है कि जिनके नाम कटे हैं या जो लोग अभी शामिल नहीं हो पाए हैं, उनको चुनाव के 10 दिन पहले तक आवेदन पत्र जमा करने का अधिकार होगा। और आप ये भी जान लीजिए कि जो ये लोग नए जुड़े हैं, इन लोगों में ज्यादा संख्या उनकी है जो पहली के बार के मतदाता हैं। मैंने कटे, जिनका नाम इन्होंने ड्राफ्ट लिस्ट में काटा था, उससे जुड़ने वालों की संख्या कम है, बहुत कम है। ठीक है जी, बहुत कम है, बहुत नॉमिनल नंबर है वो। ज्यादा लोगों, और आप सोचिए कि हर आदमी को आप नया मतदाता बना दीजिए। जो व्यक्ति 60 साल, 65 साल, 70 साल, 80 साल का व्यक्ति है वो फॉर्म 6 भर करके मतदाता सूची में शामिल हो। क्यों शामिल हो? वो लगातार 10 चुनाव में मतदान कर चुका, और आप कहिए कि नहीं साहब आप पहली बार के मतदाता रहेंगे, उस कैटेगरी में आपको रखा जाएगा। ये तो मतदाता के साथ न्याय नहीं है। अभी इस मतदाता सूची का मुझे लगता है कि परीक्षा होना है, और जो लोग इस प्रक्रिया को लेकर के संदेह, प्रक्रिया के तौर तरीकों को लेकर के संदेह पैदा कर रहे थे, वो अभी आएंगे सामने। जिस तरीके से योगेंद्र यादव जी ने अपनी बात कही है, और लोग अपनी बात कहेंगे। जब
सभी ताकि आंकड़े हर एक सामने आए। सवाल का और समय रहते जवाब मिल सके। और समय रहते तब ये ज़रूरी हो जाता है जब विधानसभा चुनाव के तारीखों की घोषणा हो सकती है। और अगर एक बार घोषणा हो जाती है तो फिर राजनीतिक दलों के लिए बड़ी मुसीबत है कि वो कौन से वोटर लिस्ट के ज़रिए जो है अपनी चुनावी तैयारियां करे, या फिर उस मतदाता के लिए बड़ी मुश्किल है कि उसे क्या पता है कि उसका जो वोट है वो बचा है, उस अधिकार से कहीं वो वंचित तो नहीं हो गया है। बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगी सुनील सर आपका भी, और संदीप जी आपका भी बहुत बहुत आभार। समय समाप्त हो गया है। स्ट्रेट टॉक के दर्शकों से कहना चाहूँगी कि बिहार का SIR विवादों से घिरा हुआ है। सुप्रीम कोर्ट में 7 अक्टूबर को फाइनल बहस का दिन है। सुप्रीम कोर्ट ने चेताया था कि अगर एक भी गलती हमने देखी तो हम पूरे के पूरे SIR प्रक्रिया को ही रद्द करने में हिचकिचाएंगे नहीं। हालांकि चुनाव आयोग डटा हुआ है। चुनाव आयोग की ये दलील है कि हम पूरे देश में SIR कराना चाहते हैं ताकि एक भी मतदाता का जो अधिकार है वो इससे छीनने ना पाए, और एक भी जो अयोग्य मतदाता है वो इस लिस्ट में शामिल न रह जाए। बहुत बहुत धन्यवाद। आप फीडबैक भेजिए info@justbroadcast.com या फिर neha@justbroadcasting.com पर भी।